हेलो दोस्तों, अल्टीमेट सक्सेस के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वायरस, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में भी है, डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आगामी परीक्षाओं के लिए इसका महत्व है, क्योंकि चर्चा में तो है ही, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी बन जाती है। तो आज मैं एक वायरस के बारे में हम एक बेसिक आइडिया वायरस का लेंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो शुरू करते हैं हम वायरस से। वायरस, तो जैसा कि आपने बचपन से पढ़ा ही होगा कि वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो आखिर ऐसा क्यों है, हम क्यों इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं? पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि आखिर इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्यों ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसको हम लिविंग क्यों कहेंगे, और दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे, इसको नॉन लिविंग आखिर हम कहेंगे तो क्यों कहेंगे। तो वायरस को लिविंग इसलिए कहते हैं और नॉन लिविंग किस लिए कहते हैं, इन दोनों बातों को समझना आवश्यक है। तो वायरस जो होता है वो एक धूल के कण के समान है। धूल का कण मतलब धूल के कण जो भी आपके आसपास होते हैं। कोई धूल का कण जिस तरीके से सड़क में पड़ा हुआ है, वायरस भी ठीक उसी प्रकार से है। वो धूल का कण जब तक सड़क में पड़ा हुआ है, वो हजारों सालों तक वैसे का वैसा पड़ा रह सकता है। तो ठीक एक वायरस भी उस धूल के कण के समान हजारों सालों तक वैसा का वैसा पड़ा रह सकता है। इस समय वायरस इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा जब तक वो शरीर से बाहर ऐसा पड़ा हुआ है। इसीलिए हमने इसको कहा कि ये क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन ये लिविंग कब हो जाता है? अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बताने की कोशिश करूं, एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको एक हल्के आइडिया के लिए बता देता हूं। तो ये वायरस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो आपको अंदर की चीज़ दिख रही है, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। और जो ये बाहर से ये कवर है, इसको कहते हैं प्रोटीन कैप्सिड। प्रोटीन का खोल। तो आप देख पा रहे होंगे कि वायरस में एक तो जेनेटिक मटेरियल है और एक प्रोटीन का खोल है। वायरस में कोई भी सेल स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो आपने सुना ही होगा। तो जब सेल ही नहीं है तो क्या उसमें लाइफ होगी? नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। जब सेल नहीं है तो लाइफ भी नहीं होगी। और वायरस में आपको दिख रहा है इसके स्ट्रक्चर में कि इसके पास कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें लाइफ भी नहीं होगी। इसीलिए इसको नॉन लिविंग कहते हैं, क्योंकि इसका कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अब ये लिविंग कैसे बन जाता है? ये हमारी कोशिका है, मान लीजिए ये हमारा एक सेल है। तो वायरस हमारे शरीर के अंदर जैसे ही घुसा, भाई धूल का कण भी तो शरीर के अंदर जा सकता है। अब धूल का कण शरीर के अंदर कैसे जाएगा? पानी से जा सकता है, हवा से जा सकता है, किसी भी प्रकार से धूल का कण शरीर के अंदर गया। तो ठीक वैसे ही वो वायरस जो अभी शरीर से बाहर पड़ा था, वो किसी भी तरीके से शरीर के अंदर जा सकता है। किसी को वायरल इन्फेक्शन था, उसने छींका और उसके छींक के जो मॉलिक्यूल्स थे, उनके जरिए वायरस आपके शरीर के अंदर पहुंच गया। कैसे भी करके वो आपके शरीर के अंदर चले गए। तो अब होगा क्या, देखिए, जब वायरस आपके शरीर के अंदर जाएगा तो वो आपकी कोशिका में एंटर करेगा। हालांकि पूरा वायरस कोशिका में एंटर नहीं करता है, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल ये आपको दिख रहा है, यही कोशिका के अंदर एंटर करता है। तो ये आप मान के चलिए कि वायरस आपकी कोशिका के अंदर एंटर कर लेगा। अब आप जानते हैं कि आपकी कोशिका के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। जैसे राइबोसोम होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गाल्जी बॉडी होगी, और यहाँ केंद्र में आपके डीएनए होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं। अब वायरस जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो ये क्या करेगा कि आपकी कोशिका को हाईजैक कर लेगा, मतलब आपकी कोशिका के सभी अंगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। जैसे राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अभी तक राइबोसोम हमारे लिए प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, लेकिन अब वही राइबोसोम क्या करेगा, उस वायरस के लिए प्रोटीन का निर्माण करेगा, क्योंकि वायरस ने सारी कोशिका को हाईजैक कर लिया है। और अब हमारी पूरी कोशिका से वायरस अपने अनुसार काम करवाएगा। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो डीएनए आरएनए हमारा है, वो सब वायरस के कंट्रोल में आ जाएगा और वायरस उनसे अपने हिसाब से काम करवाएगा। तो आपने देखा, जब इस शरीर से बाहर था तो वायरस निर्जीव था, क्योंकि कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आया तो सेल स्ट्रक्चर तो अभी भी नहीं है, कोशिका तो उसके पास अभी भी नहीं है, लेकिन अब वो अपने जीवन के लिए हमारी कोशिका का प्रयोग करने लग जाएगा और हमारी कोशिका से अपने जीवन का संचालन करेगा। और एक पैरासाइट की तरह काम करेगा। पैरासाइट का मतलब होता है
परजीवी, दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को अनिवार्य रूप से हानि होती है। और हानि यहाँ पर किसको हो रही है? हमारे शरीर को, हमारी कोशिका को। तो ये वायरस सजीव कैसे बना? जैसे ही हमारी कोशिका के अंदर आया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोशिका किसकी है? बस बात तो मुद्दे की यहाँ पर यह है कि कोशिका होनी चाहिए, और वायरस ने अपने जीवन के लिए हमारी कोशिका का उपयोग कर लिया और वो सजीव बन गया। और शरीर से बाहर था, कोशिका नहीं थी तो निर्जीव था। इसीलिए मैंने कहा कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। अब देखिए, ये वायरस हमारी कोशिका को हाईजैक कर लेगा, हमारी कोशिका का पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा, पूरी तरीके से अपने अनुसार यहाँ पर वातावरण बना लेगा। कोशिका के सभी अंग वायरस के अधीन हो जाएंगे। तो अब होगा क्या? ये वायरस यहाँ पर धीरे धीरे अपने नंबर को बढ़ाएगा, रेप्लिकेट करेगा, और नंबर जैसे ही बढ़ेगा तो बहुत सारे वायरस यहाँ पर बन जाएंगे। तो वो हमारी कोशिका को धीरे धीरे डैमेज कर लेंगे, और इस कोशिका से अब जो अगली सराउंडिंग कोशिका, तो वायरस हमारी कोशिका के अंदर एंटर किया, हमारी कोशिका पर उसने एकाधिकार कर लिया, हमारी कोशिका को अपने हिसाब से ढाल दिया। अब हमारी कोशिका किसके लिए काम कर रही है? हमारे लिए नहीं, वायरस के लिए काम कर रही है। अब जब पूरा वातावरण वायरस के अनुकूल बन गया है कोशिका के अंदर, तो ये वायरस अब रेप्लिकेट करेगा कोशिका के अंदर, अपने नंबर को बढ़ाएगा, और नंबर को बढ़ाएगा तो धीरे धीरे पूरी कोशिका को वायरस क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। बहुत सारे वायरस हो जाएंगे। अब यही वायरस क्या करेंगे? एक कोशिका को डैमेज करके दूसरी कोशिका में प्रवेश करेंगे, इसको भी डैमेज करेंगे। ठीक वहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा। यहाँ से फिर अगली कोशिका में जाएंगे, और धीरे धीरे हमारे शरीर की कोशिकाओं को लगातार ये मारते जाएंगे, खराब करते जाएंगे, और पूरा आतंक शरीर के अंदर मचा देंगे। और धीरे धीरे एक दिन हमारी मृत्यु हो सकती है अगर सारी कोशिकाएं इसी तरीके से डैमेज होती रहीं। लेकिन हमारी मृत्यु तो शरीर, वायरस जब भी अटैक करते हैं, अभी कोरोना वायरस ने अटैक किया तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग मर रहे हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है वो लोग मर रहे हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है वो बच जा रहे हैं। तो वायरस जब कोशिकाओं पर अटैक कर रहा होगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये वायरस अटैक करेगा, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ सैनिक होते हैं जिन्हें आपने सुना होगा WBC। यही हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंटरफेरोन भी आप कह सकते हैं, इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन या WBC के हैं, ये हमारे शरीर की क्या होती हैं? इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है। अब ये WBC या इंटरफेरोन क्या करेंगे? इन वायरसों को आगे बढ़ने से रोकेंगे, क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय होने में, एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है। भाई जैसे आतंकवादी अटैक करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सेना एकदम से अटैक कर देती है। सेना को उनकी स्ट्रेटजी को समझना पड़ता है, उनकी लोकेशन समझनी पड़ती है, आतंकवादियों का नेचर क्या है उसको समझना पड़ता है। तो जैसे वायरस ने शरीर के अंदर अटैक किया तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिव होने में 2-3 दिन लग जाते हैं, और जैसे ही हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली एक्टिव होगी, हमारे WBC यानी हमारे शरीर के सैनिक क्या करेंगे? इन आतंकवादियों को यानी इन वायरसों का खात्मा करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे ये सारे वायरसों को मार गिराएंगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आतंकवादी सेना से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में आतंकवादी क्या हो गए थे? ISIS, आपने सुना होगा। वहाँ की सेनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हो गई, तो जाहिर सी बात है कि उन देशों को बर्बाद होना ही था, और वो देश बर्बाद हो चुके थे, मर गए हैं आज की स्थिति में देखें तो। अगर वायरस हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ तो हमारी मृत्यु तय है, क्योंकि हमारे सैनिक उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। और एड्स के वायरस के केस में यही होता है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली एड्स के वायरस के खिलाफ प्रभावी तरीके से लड़ नहीं पाती है, और एड्स का वायरस हमें मारेगा ही मारेगा, क्योंकि सारी कोशिकाओं को वो डैमेज करेगा और प्रतिरक्षा प्रणाली को तहस नहस कर देगा शरीर की। इसीलिए जो लोग एड्स से ग्रसित होते हैं उनको हल्के फुल्के बुखार हमेशा रहते हैं, हल्के फुल्के वायरल इन्फेक्शन हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली वहाँ पर बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। लेकिन सामान्य स्थिति में आप ये मान के चलिए कि जब भी वायरल अटैक शरीर में होता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली 2-3 दिन में एक्टिव होती है, और हमारे WBC इंटरफेरोन उन वायरसेस को मार देते हैं। तो ऐसा ही कोरोना वायरस के केस में भी हो रहा है। कोरोना वायरस ने अटैक किया तो 4-5-6 दिन लग जाते हैं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को, क्योंकि कोरोना वायरस है तो पुराना वायरस, लेकिन काफ़ी समय बाद दोबारा लौट के आया है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके खिलाफ रणनीति बनाने में, उसके खिलाफ सक्रिय होने में कुछ दिन लग जा रहे हैं, और 14-15 दिन होते होते हमारी सैनिक जो हैं, हमारे WBC इंटरफेरोन, उसको मार गिराते हैं, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। हालांकि ये एंटीबॉडी क्या है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन मकसद है वायरस को समझना। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे वायरस शरीर में एंटर करता है, क्यों ये सजीव और निर्जीव कहलाता है, सजीव कब कहलाता है, निर्जीव कब कहलाता है, और वायरस जब शरीर के अंदर इन्फेक्शन शुरू करता है तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक पूरा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है, जो हमें वायरस से बचाता है, वायरस से रक्षा करता है। अच्छा, एक प्रश्न आप यहाँ पर आपसे कभी पूछा जा सकता है
तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वायरस होते हैं, वायरल इन्फेक्शन तो होते हैं, छोटे बच्चों को भी वायरल फीवर होते रहते हैं। तो जब वायरल फीवर होते हैं तो उनके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली काम करेगी ही करेगी, ये तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन जब वायरल फीवर बच्चों को होता है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक देता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वायरल फीवर में एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, या वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, बल्कि वो एंटीबायोटिक सिर्फ सेकेंडरी संक्रमण को होने से रोकती है। मतलब वायरस ने कुछ ना कुछ तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर किया ही है। तो जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुई है, उसके कारण भविष्य में कोई दूसरी बीमारी पैदा ना हो जाए, उसके लिए एंटीबायोटिक हमें डॉक्टर देता है। और डॉक्टर कहता है कि 4-5 दिन में ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली के सक्रिय होने में 4-5 दिन लगेंगे और 1 हफ्ता करीब लगता है किसी भी वायरल फीवर के ठीक होने में। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली खुद ठीक कर रही है, लेकिन हम लोगों की आदत होती है कि जब तक डॉक्टर दवाई न दे तो हम बोलेंगे कैसा डॉक्टर है, तो इसलिए वो दवाई दे देता है। हालांकि वो दवाई वायरस पे काम नहीं कर रही है, वायरस पे तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ही काम कर रही है। वो दवाई सिर्फ एक तरीके से सेकेंडरी डिजीज से बचाने के लिए दी जा रही है। तो वायरस के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आपको आ चुका होगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो ये वायरस होते हैं, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है DNA वायरस और एक होता है RNA वायरस। DNA वायरस और RNA वायरस। DNA वायरस क्या होता है और RNA वायरस क्या होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको ये वायरस का एक बेसिक डायग्राम बताया था, और ये वायरस का मैंने कहा जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है और ये जेनेटिक मटेरियल RNA भी हो सकता है। अगर ये जेनेटिक मटेरियल DNA है तो हम उसको कहेंगे DNA वायरस, और अगर ये जेनेटिक मटेरियल RNA है तो हम उसको कहेंगे RNA वायरस। और RNA वायरस को रेट्रो वायरस भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस DNA वायरस है या RNA वायरस है, तो आपका जवाब होगा कि ये एक RNA वायरस है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश वायरस RNA वायरस ही हैं। DNA वायरस और RNA वायरस का भी हम क्लासिफिकेशन किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस RNA वायरस है। तो एक जर्नल ओवरव्यू दोबारा मैं पूरे वीडियो का आपको दे दूँ। वायरस के बारे में मैंने चर्चा की। वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। निर्जीव क्यों है? क्योंकि कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है, शरीर से बाहर है तो निर्जीव है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा तो सजीव हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी कोशिका का प्रयोग अपने अनुकूल करने लगता है। लेकिन वायरस हमारी कोशिका को जब डैमेज करने लगता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उस पर काम करती है, और प्रतिरक्षा प्रणाली हमें वायरस के संक्रमण से बचाती है, हमारी रक्षा करती है। इन्हें WBC या इंटरफेरोन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें